नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने एक्शन लेकर कानून लागू किया। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है, जहां जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। और तीसरी बड़ी खबर मुंबई से है, जहां होर्डिंग हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही चौथी बड़ी खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाने के लिए कांग्रेस कोई और कसर नहीं छोड़ रखी है। वहीं पांचवी खबर बिहार से है, जहां बिहार नीट पेपर लीक केस का सेंटर बना है। को दिखाने वाले हैं 5 बड़ी खबरें दिन भर की। पेपर लीक पर कानून, और दूसरी बड़ी खबर जज को धमकी मिली है। तीसरी बड़ी खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी है। इसके साथ ही मुंबई से चौथी बड़ी खबर है, जहां होर्डिंग का आईपीएस कनेक्शन सामने आया है। और इसी के साथ में पांचवी बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार से नीट पेपर लीक हुआ है और इसे सेंटर माना जा रहा है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पेपर लीक का मुद्दा हाल के कुछ वर्षों में छात्रों के भविष्य के लिए खतरा बन गया है। हाल में हुए नीट एग्जाम का पेपर लीक और रिजल्ट में धांधली होने के विवाद के बीच पेपर लीक विरोधी कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के बीच फरवरी 2024 में इस कानून का विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति और अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून अब प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून का नाम लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 है। गौरतलब है कि संसद में विधेयक पारित हो गया था, लेकिन पेपर लीक के मामलों के बाद खूब बवाल मच रहा है, जिसके चलते सवाल उठने लगे थे कि आखिर ये कानून लागू कब होगा। इन विवादों के बीच केंद्र ने शुक्रवार शाम को इस कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेपर लीक विरोधी इस कानून के तहत पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी आरोपी को कम से कम 3 साल की सजा होगी, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 5 साल भी किया जा सकता है। इसके अलावा आरोपी से 10 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या प्रावधान इस कानून में है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए जिस तरीके से नीट और नेक्स्ट का जो एग्जाम था उसको लेकर जो गड़बड़ी थी और देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, विद्यार्थी लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे थे, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि कल देर शाम जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया और वहीं फरवरी में ये पारित हुआ था और उसके बाद कल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो राहत की सांस ले रहे हैं। और वैष्णवी, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार बयान दे रहे थे और ये बात कह रहे थे कि हम स्टूडेंट्स के हित में कोई कड़ा कानून जरूर लेकर आएंगे। और अब ये कानून जो है वो लागू हो गया है। वही सबसे बड़ी बात वैष्णवी ये भी है कि इसमें जो है ये गैर जमानती है, इसमें जमानत भी
नहीं मिलेगी। वहीं एडीसीपी या फिर एसीपी रैंक के जो अधिकारी है वो अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। वहीं केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति भी है। और जुर्माने की इसमें भी बात कही गई है कि 1 करोड़ तक जो है वो जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं 5 साल तक की इसमें सजा भी हो सकती है, 3 साल से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने राहत की सांस ली है और आगे से जो लोग इसमें शामिल होते हैं, गड़बड़ी जो कराते हैं, पेपर लीक जो कराते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर ऐसा कोई अपराध होगा तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भविष्य, बच्चों का जो भविष्य है उससे जुड़ा हुआ बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो अब ये कानून राहत भरी सांस जो है अब स्टूडेंट्स ले सकते हैं। बिल्कुल, लगातार इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये उनके लिए राहत भरी खबर है। विपक्ष क्या आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है इस मामले में? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर थी और आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था, जिसमें तमाम जो है वो कार्यकर्ता शामिल हुए थे, कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन अब जब ये कानून आ गया है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उनके मुंह पर ताला जड़ने का काम यहाँ पर हो गया है। हालांकि जिस तरीके से बयान सामने आए उसमें ये बात भी कही गई है कि अक्सर कानून तो लाए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी गड़बड़ी होती है, केंद्र सरकार ने ये जो कदम उठाया है इसकी हम सराहना भी करते हैं। तो वैष्णवी, जिस तरीके से बयान सामने आया है वो साफ साबित ये करते हैं कि वाकई जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से बहुत कड़ा रुख अपनाया गया है और जिस तरीके से लगातार बच्चों के हित की बात हो रही थी तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रिलीफ जरूर लेंगे। बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए ये राहत भरी खबर है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी मिलने के बाद एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखकर उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने पत्र में कहा कि जांच से पता चला है कि इस्लामी कट्टरपंथी जज दिवाकर की हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। अगर अदनान की गतिविधियों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। जज रवि कुमार दिवाकर की सुरक्षा में 2 कर्मी शामिल हैं। ये किसी भी आतंकी हमले को रोकने में काफी हद तक कामयाब नहीं है। आतंकी हमले की स्थिति में उनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं है। जज दिवाकर बरेली में एडिशनल सेशन जज है। उन्होंने खुद भी यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। एटीएस अधिकारी प्रभाकर ओझा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि अदनान खान एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है जिसके जरिए वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रहे जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी गई है। तो ज्ञानवापी का फैसला सुनाने वाले जज पर अब धमकी मिल रही है और इसी को लेकर के आगे चिट्ठी भी भेजी गई है। ज्ञानवापी का फैसला जिस जज ने सुनाया था उसे धमकी मिल रही है। सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी गई है कि जज की सुरक्षा बढ़ाई गई और सुरक्षा व्यवस्था की जाए। ज्ञानवापी का फैसला देने वाले जज को धमकी मिली है और ये एक बार नहीं, इससे पहले भी जज को कई बार धमकी मिल चुकी है, लेकिन इस बार चिट्ठी लिख करके सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए कहा गया है। सुरक्षा की मांग की है कि जज को के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और कड़ी से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जज के लिए किए जाए। सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी गई है। अदनान खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ज्ञानवापी का फैसला देने वाले जज को धमकी मिली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अंतिमा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। अंतिमा, यहाँ पर एक मामला नहीं है, इससे पहले भी जज को कई बार धमकी मिल चुकी है। क्या कुछ जानकारी? अब चिट्ठी भी हाईकोर्ट को लिखी गई है सुरक्षा के लिए। जी आपको बता दें कि ज्ञानवापी में जो परिषद में आदेश देने वाले जज हैं रवि कुमार दिवाकर, उनको धमकी मिली है जिसके बाद माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग है। और आपको बता दें ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह
को अंजाम दिया जा चुका है। मगर बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी केस को लेकर के अगर जज अपना फैसला सुनाता है तो उनके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं उनके जान के मारने के लिए। मगर अब इनकी सुरक्षा को लेकर के 2 लोगों को लगाया गया है ताकि अभी कोई उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। हालांकि इस चीज को लेकर के प्रशासन पूरी जो है कि मुस्तैद है और अलर्ट मोड पे हो गई है ताकि इन्हें जो है कि पूरा सुरक्षा में रखा जाए और सिक्योरिटी वगैरह प्रदान की जाए। वैसे फिलहाल 2 लोग अभी इनकी सुरक्षा में तैनात है, मगर आगे की कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, अदनान खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन क्या कार्रवाई अब इस मामले में आगे की जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी जज को कई बार धमकी मिल चुकी है और इस बार सुरक्षा की मांग की गई है, तो क्या सुरक्षा अब प्रोवाइड की जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। जिस तरह से आए दिन किसी केस को लेकर के, खासकर वाराणसी में जो एक ये केस है ज्ञानवापी का, बहुत बड़ा मुद्दा है जो वर्षों से चला आ रहा है। इसको लेकर इसके पहले भी धमकी मिली थी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सुरक्षा की बात आ गया है। तो इसको लेकर के प्रशासन के तौर से, गवर्नमेंट की तरफ से इनको पूरा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फिलहाल इस केस को लेकर के आगे की कार्यवाही जारी है और उनकी सुरक्षा को लेकर के 2 लोग पहले से तैनात किए गए और आगे भी और सुरक्षा कड़ा जो है कि इनको प्रदान किया जाएगा ताकि आगे से अगर, क्योंकि इनके ऊपर हमला होने की आशंका है, तो हमला ना हो इसका पूरा जो है ख्याल रखा जा रहा है और पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, क्योंकि कभी भी लोग इसका फायदा उठाकर अटैक कर सकते हैं। इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और कितनी सुरक्षा जो है वो जज की बढ़ाई जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुंबई होर्डिंग हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच एसआईटी कर रही थी, जिसमें होर्डिंग अप्रूव करने वाले आईपीएस अफसर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में उस आईपीएस अधिकारी की पत्नी का एक व्यावसायिक सहयोगी भी शामिल है, जिसने बिना टेंडर्स आमंत्रित किए ही साइट पर संरचना की मंजूरी दे दी थी। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पाया है कि होर्डिंग के स्वामित्व वाली कंपनी ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2021 और 2022 के बीच 39 लेन देन के माध्यम से 10 अलग अलग बैंक खातों में 46.5 लाख रुपए भेजे और सारा पैसा कथित तौर पर अरशद खान नामक एक व्यक्ति द्वारा लिया गया था। अरशद खान आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद की पत्नी सुबन्ना कैसर खालिद के साथ महापारा गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में सह निदेशक है। कैसर खालिद उस समय सरकारी रेलवे पुलिस के आयुक्त थे, जिन्होंने टेंडर जारी किए बिना होर्डिंग को अधिकृत किया था। रिकॉर्ड ये भी दिखाते हैं कि दोनों को 28 जून 2022 को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से पहले भी इस मामले ने काफी तुल पकड़ा था होर्डिंग हादसे ने, और अब एक बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है, क्या कुछ जानकारी? जी मैं बता दूं, जिस तरह से होर्डिंग हादसा हुआ था घाटकोपर पेट्रोल पंप पे, जो भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप था, उसमें 17 लोगों की जान गई। उसमें एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के गठन के बाद जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि आईपीएस अधिकारी की पत्नी जो है वो इसमें इन्वॉल्वेशन थी और टेंडर पूरी तरह से टेंडर नहीं, इसको अनवैलिड था, टेंडर को उठाया नहीं गया था। टेंडर को जिस तरह से निकाला जाता है फिर उसको परमिशन दिया जाता है, कोई भी नियमों का देखभाल नहीं किया गया, तो नियमों को ताक पर रख के ये होर्डिंग लगाई गई थी और इस होर्डिंग की वजह से 17 लोगों की जान गई। तो एसआईटी में निकल के जो ईगो लिमिटेड कंपनी थी वो इसमें थी, जो 2021 और 22 में जो क्या नाम है ये रजिस्टर्ड हुई थी, और उसके जो निदेशक थे वो आईपीएस अधिकारी की पत्नी थी और केसर जो अहमद है वो उनका नाम आ रहा है इस सामने। तो जिस तरह से ये बताया जा रहा है, जिस तरह से अनियमितता देखी गई है इसमें, मैं बता दूं उसमें 17 लोगों की जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर एसआईटी सही तरीके से इसको जांच करती है तो इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और लोगों के खुलासे हो सकते हैं। और जिस तरह से जीआरपी के ये निर्देशक रह चुके थे, जीआरपी ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके थे, उन्हीं के परमिशन से, और पता है जिससे लीक पोल मिला है कि उसने परमिशन अब अनलीगल तरह से दिया गया, जबकि टेंडर उठाया जाता है और टेंडर के बाद इसको दिया जाता है परमिशन। तो टेंडर का कोई भी टेंडर नोटिस नहीं दी गई, टेंडर नहीं निकाला गया, तो अनलीगल तरह से ही लगाया गया, तो इससे 17 लोगों की जान गई। जी
बिल्कुल, आईपीएस अधिकारी की पत्नी की अगर बात करें तो उनका नाम आया है और ये खुलासा भी हुआ है। इसके साथ ही और किन अधिकारियों की संलिप्तता है, किसकी लापरवाही इस मामले में सामने आई जिसमें कार्रवाई की गई? देखिए, मैं बता दूं, अभी जांच चल रही है। जांच अभी फर्स्ट स्टेप पे, अभी जांच का पूरा निष्कर्ष नहीं निकला। अभी जांच में और भी अधिकारी नापे जा सकते हैं जो अभी रिटायर्ड में हैं। एकाध अधिकारी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, और भी लोगों के नाम आगे आ सकते हैं। एसआईटी ने अभी तक जो खबर मिली है उसमें अभी इन्हीं लोग का नाम है, लेकिन अभी भी और लोग भी लिप्त हैं इसमें, जिन्होंने 17 लोगों की जो अनजाने लोग थे इनकी जान ली, और इन पे कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से जिनके नाम सामने आए हैं इस फर्जीवाड़े में, क्या उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है? जी, अभी उनको हिरासत में लिया जा रहा है, बैठा के अभी पूछताछ की जा रही है कि इसमें और लोग, कितने लोग इन्वॉल्व है, कितने बड़े लोग इसमें शामिल है, क्योंकि ऐसे होर्डिंग और भी बीएमसी ने अनदेखी की है और लगी है। अभी जिस तरह से बरसात और आंधी तूफान चालू है तो ऐसे सामने आ सकते हैं, तो उस पर भी निगरानी रखी गई है, क्योंकि एक होर्डिंग की वजह से पूरी मुंबई में जांच बैठा दी गई है और इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी उनका नाम उजागर नहीं हुआ, लेकिन इनसे पूछताछ जारी है हिरासत में लेके। बिल्कुल, ये कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बात करें तो 17 लोगों की मौत हुई थी, इसके साथ ही कुछ लोग घायल भी हुए थे। क्या उनको मुआवजा कंपनी की ओर से दिया गया जिनकी लापरवाही थी? जी, कंपनी की ओर से तो नहीं दिया, लेकिन एक नाथ सिंधी ने 50,000 रुपए और मरने वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। तो उससे मैं बता दूं, जिसके अपने लोग गए हैं वो मुआवजे से होगा क्या? जो इतने लोग खोए गए थे, जब उनके यहाँ ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो ये कह रहे थे हमारा इससे क्या, हमारे लोग गए हैं, हम इस 5 लाख रुपए के लेके करेंगे क्या? हमारे लोगों जो अनदेखी करके जिस तरह से ये काला धंधा चल रहा है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का पूरा, कि होर्डिंग रोडों पे लगा दिए जाते हैं, पेट्रोल पंप पे लगा दिए जाते हैं और इनको अनदेखी और बिना टेंडर के पास कर दिए जाते हैं, तो उन लोगों का सीधा। चलिए राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के पहले सीट शेयरिंग और बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रवैये से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मनाने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को मनाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया गया है और वायनाड से उपचुनाव के दौरान ममता बनर्जी प्रियंका के साथ उनके लिए चुनाव प्रचार कर सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम कोलकाता पहुंचे थे। यहां उन्होंने राज्य सचिवालय में ही ममता बनर्जी के साथ बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम ने ही गांधी परिवार की ओर से ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार करने के लिए मनाया है। कांग्रेस से नाराज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से अनुरोध किया था कि वह वायनाड में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चुनाव प्रचार करे। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस का ये ऑफर स्वीकार कर लिया है। और इसी पर हमारे साथ फरीद खान टीएमसी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। फरीद जी, क्या अब नाराजगी दूर हो गई है? ममता बनर्जी अब प्रियंका गांधी के साथ में प्रचार करेंगी? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी ना कभी थी ना कभी है, और उम्मीद करते हैं कभी नहीं रहेगी। यहाँ के कुछ प्रदेश के लोगों के गलत रवैये की वजह, राहुल गांधी जी से नहीं, यहाँ के प्रदेश के कुछ गलत लोगों के गलत रवैये की वजह से ये चीज ऐसी हुई थी। लेकिन हमने तब भी कहा था कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, बाद में भी कहा और आज भी कहते हैं कि हम हमेशा इंडिया गठबंधन में थे और रहेंगे। लोकसभा चुनाव में ये साथ दिखाई नहीं दिया और अब जब उपचुनाव हो रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ में ये बात सामने आ रही है कि ममता बनर्जी प्रचार करेंगी। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी की जहां पर इंडिया गठबंधन को जरूरत होगी हमें न्योता दिया जाएगा, सम्मान के साथ हम लोग हमेशा हाजिर हैं और जाएंगे। और बल्कि तो मुझे ये लगता है कि अगर ये जो इलेक्शन हुए इसमें भी अगर हमारी दीदी को 2-4 प्रदेशों में घुमाया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 सीटें और बढ़ जाती। खैर, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, अपने अपने इलाके की चीजें होती हैं। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भदोही में हमारे कैंडिडेट श्री ललित त्रिपाठी जी वहां लड़े और अच्छी फाइट थी उन्होंने और 2 नंबर पर आए। तो मैं अखिलेश जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें वहां पर एक सीट दी। तो यही है कि अगर हमें और भी जगह दिया जाता और ममता बनर्जी को अगर हिंदुस्तान में बहुत सी जगह
इस्तेमाल किया जाता तो मुझे लगता है कि 15-20 सीटों को और इजाफा हो जाता। खैर देर आए दुरुस्त आए, और प्रियंका जी के अगर वहां पे जरूरत पड़ेगी तो ममता बनर्जी जरूर जाएंगी, अगर बुलाया जाएगा सम्मान के साथ तो हर चीज हम हाजिर हैं। बिल्कुल फरीद जी, यहाँ पर सपोर्ट की बात आप कह रहे हैं, सपोर्ट की जरूरत तो गठबंधन को लोकसभा चुनाव में भी थी और अभी भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त ये नाराजगी क्यों दूर नहीं हुई? क्यों ममता बनर्जी तब प्रचार पे नहीं उतरी थी गठबंधन के साथ? नहीं देखिए, हमने पहले भी कहा था बेंगोल में कि जो सीटें जीती जा सकती हैं, जिस तरह से जब गठबंधन होता है तो उसमें यही देखा जाता है कि जो सीटें जीती जा सकती हैं या जो लोग उस पर आगे चल रहे हैं उनको सीटें दी जाए। तो हम कांग्रेस की 2 सीटें थी जो जीती हुई थी, हम उनको 2 सीटें देने को तैयार थे, मगर उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर वो 10 सीटें मांगने पर आड़े हुए, क्योंकि आपने देखा इलेक्शन के बाद हमारी नीति जो कहती है वही होता है, उनका अनुभव है सब चीजों में। आपने देखा वो 2 सीटें भी नहीं जीत पाए, सिर्फ 1 सीटें जीती, वो प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी सीट वहां पर हार गए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 7 मिलकर लड़े होते तो उनकी तो 2 सीटें रह जाती, हो सकता है ममता बनर्जी 3 सीटें भी या 4 सीटें भी दे सकती थी, मगर वो 10 सीटों पर अड़े हुए। और आपने बाद में हाल ये देखा कि वो सिर्फ अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, सिर्फ 1 सीट हुई, और उससे यह हुआ कि गठबंधन को 5-6 सीटों का नुकसान हो गया। तो ये तो उनकी बेवकूफी की वजह से ऐसा हुआ है। इसीलिए दीदी का गुस्सा जायज है, लेकिन दीदी एक अच्छे दिल की मालिक है, दीदी का बहुत बड़ा दिल है, और आपने देखा है कि दीदी जिन जिन से नाराज हुए दीदी उनके लिए जान देने को तैयार है। बल्कि हम लोग छोटे मोटे वर्कर हैं और हम लोग खुद चाहते हैं कि दीदी अगर हम पे गुस्सा हो जाए तो हमारा लाभ ही होगा। बिल्कुल फरीद जी, जो मनाने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की ओर से, अब ममता बनर्जी जी मान गई और प्रियंका गांधी के साथ में प्रचार करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एनटीए को नीट परीक्षा के पेपर लीक का जो प्रमाण चाहिए वह लेकर आर्थिक अपराध इकाई बिहार के प्रमुख नैयर हसनैन खान दिल्ली में हैं। वह उस बुकलेट का प्रमाण लेकर गए हैं जिसके प्रश्नों के उत्तर रटकर बिहार में कई परीक्षार्थियों ने पेपर दिए थे। नीट पेपर लीक केस में बिहार पुलिस की टीम अब मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती और नीट पेपर लीक केस के तार आपस में जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी ने अब तक की कार्रवाई के बारे में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को पूरे केस की जानकारी दी। सूत्रों की माने तो एनटीए ने इस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है कि परीक्षा रद्द करना है या नहीं। वहीं पुलिस ने जला हुआ प्रश्न पत्र और बुकलेट नंबर बरामद किया है। दावा यह है कि बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर का है। अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि नूरसराय महाविद्यालय का कर्मी संजीव मुखिया ही पेपर लीक करने वाले गिरोह का सरगना है। नालंदा पुलिस ने संजीव मुखिया के घर छापेमारी की, लेकिन वह फरार था। पुलिस संजीव के अलावा राकेश रंजन, चिंटू पिंटू, आशुतोष समेत कई लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसका सेंटर बिहार सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है और क्या अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है? आर्थिक अपराध शाखा बिहार पुलिस के अधिकारी नैयर हसन दिल्ली पहुंचकर यहाँ की जो भी कागजात बरामद किया है वो प्रस्तुत किया और उस पर जो शिक्षा विभाग अपना अमल करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की पुलिस जिस तरह से बिहार सहित झारखंड का तार जो मिला है ये कहीं न कहीं सबसे पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर पटना के साथ साथ मुंगेर में भी आज पटना पुलिस एवं मुंगेर पुलिस के सहयोग से बास्तेपुर में छापेमारी की अमित कुमार के घर पर, और वह लड़का फरार था, जबकि वह उसका घर ऑलरेडी खगड़िया निवासी बताया जाता है। पूरे परिवार खगड़िया में रहता है और वह लड़का भी वर्तमान समय में कुछ दिन से पहले मुंगेर में रहता था। तो इन सवालों का जांच जिस तरह से दायरा बढ़ती जा रही है तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा रैकेट है और इस रैकेट को पर्दाफाश करना पुलिस के लिए काफी चुनौती है। जिस तरह से कि हजारीबाग को जोड़ लिया जाए, हजारीबाग पटना, अब एक नया कड़ी मुंगेर आ गई, अब दूसरी कड़ी खगड़िया आ जाएगी, क्योंकि वो पैतृक आवास का खगड़िया है। यहाँ मुंगेर स्थित वासेपुर थाना क्षेत्र में वो रहता था और जब पुलिस शायद इस चीज का भंडाफोड़ हो गया तो उसे भनक लगी तो यहाँ से पूरे फैमिली। बिल्कुल, फिलहाल जगह जगह छापेमारी पुलिस की ओर से की जा रही है और सरगना को पकड़ने का काम भी लगातार जारी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।